सो सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं कि मैंने अपने आप को अनम्यूट करके रखा हुआ है। यस, वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतने देर से पूछे जा रहा हूँ कि होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं, होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं। ओके, यस फाइन। ऐशानी बेटा, आप कौन सा बोल रहे हो, मुझे एक बार बता दोगे? देन आई विल कम टू दैट पेज एंड चेक इट वंस। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप? पेज 10.82। ओके। टेन पॉइंट एट टू। हम्म। हम्म। बराबर। एक्चुअली यहाँ पर ये शुरुआत में ये जो एंट्री है ये ऐसा होना चाहिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, ऐसा होना चाहिए था। दिस इज द करेक्ट वन। एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन खैर इन्होंने आगे चल के वही किया है कि पहले इन्होंने डिबेंचर होल्डर को इतने पूरे अमाउंट से डेबिट सॉरी क्रेडिट कर दिया, लेकिन आगे चल के उन्होंने उस अकाउंट को डेबिट करके उसे टीडीएस पेबल में ही ट्रांसफर किया। सो वन एंड द सेम थिंग जो मॉड्यूल में किया है उसमें उन्होंने उसको ठीक कर लिया बाद में। लेकिन अगर शुरुआत में ही आपने इंटरेस्ट को डेबिट करके डिबेंचर होल्डर्स को उतने से ही क्रेडिट किया होता जितना उनको पेएबल है, और बाकी का पैसा जो टीडीएस का पैसा था, जो टैक्स का पैसा था, उसे हम लोग डायरेक्टली अगर टीडीएस पेएबल को क्रेडिट करते तो ज्यादा बेहतर होता। दिस वुड हैव बीन अ बेटर एंट्री, लेकिन इवन दिस इज नॉट रॉन्ग व्हाट इज गिवन देयर। ठीक है, जो वहां पे दिया है वो गलत नहीं है। ओके। ओके बाकी जन, मैंने जो कहा, आपने होमवर्क कंप्लीट किया? सब लोगों ने सब लोगों को मैंने पढ़ने कहा था। डिड यू रीड? ओके ओके, नो इश्यूज, ठीक है ना, चलेगा। यस, होमवर्क कंप्लीटेड। बहुत सारा पढ़ना था और बहुत सारा याद भी रखना था। हो गया। नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट इज, सिंस वी डोंट नो कि इसमें हम लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि नहीं, ये सब कुछ ठीक है। अभी तक जनरली स्पीकिंग इस पे हमें इंस्टीट्यूट का स्ट्रेस नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट इन सब चीजों पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है, बट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। So if you don't want to take any chance, then in that case you should go through this. You should know कि कहां क्या आता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना जरूरी है। और मेरे ख्याल से इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है इस पे। सो ये बात की तैयारी आप लोगों को रखनी है। मैंने कल आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे जिसमें हमें प्रेजेंटेशन करना था, थोड़ा सा लिखना था कि हाउ दिस विल अपीयर इन आवर बैलेंस शीट, और हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को इग्नोर किया था, तब हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं था। ठीक है, तो अब हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, यहां से ही शुरुआत करते हैं। दिस इज अबाउट नोट नंबर 1 कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का जो नोट बनाया जाता है उसी के बारे में। ठीक है, जो चलिए देखिए, यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आप
अगर शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो यहां पे नोट क्या कहता है? व्हाट डज द नोट से? स्पेसिफाई। अगर आप यहां पे देख रहे हो तो शेयर कैपिटल के बारे में ये क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, क्या क्या बातें लिखना है आपको? सबसे पहले द नंबर, कितने शेयर है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स अनऑथराइज्ड, सॉरी अथोराइज्ड, अनऑथराइज्ड नहीं अथोराइज्ड। ठीक है, तो आपको अथोराइज्ड कितने नंबर है और कितने रुपए के है, टोटल अमाउंट, ये बात आपको बता के रखना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड when you are writing this is only an information, nothing else. आप सिर्फ बता रहे हो, पढ़ने वाले को बता रहे हो कि इतने के लिए we are authorized, that's it. Okay, you are showing them their power, our power, that we are authorized to raise this much money, that's it. इतना ही बता रहे हो आप। ठीक है, बात को समझो कि अकाउंटिंग करना कुछ अलग होता है। ठीक है, जस्ट इन्फॉर्म करना और अकाउंटिंग करना, दोनों में फर्क है। यहां पर आप जो कर रहे हो ये सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हो कि वी आर ऑथोराइज्ड टू रेज दिस मच फंड्स। ठीक है, ये जो पूरा नोट है इसमें कुछ बातें आप सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी अकाउंटिंग फॉर इट, लेकिन कुछ बातों का अकाउंटिंग की जा रही है। ठीक है, अब अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये तो हमने देखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट हमने देखा हुआ है, एंड वी एक्चुअली रिकॉग्नाइज, वी क्रेडिट शेयर कैपिटल बाय हाउ मच? कैन आई से द कॉल्ड अप अमाउंट? आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये बातें कुछ इन्फॉर्म करने, कौन से बातें इन्फॉर्म करने? पहला तो ये बता दिया, नंबर एंड अमाउंट ऑथराइज्ड। दूसरा, नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड, इवन दिस विल बी इन्फॉर्म्ड, ओके, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, व्हिच आर इशूड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, इशूड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, मतलब फुल्ली पेड एज वेल एज नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को वहां पर लिखना है। यहां पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि व्हाट इज द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। शुरुआत में हमारे पास कितने शेयर्स थे और एंड में कितने हैं। हो सकता है कोई फर्क ना पड़े, अगर कोई फर्क ना पड़े मतलब हमने साल भर में कोई शेयर्स इश्यू नहीं किए। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हमने इस साल भी कुछ शेयर्स इश्यू किए और उसकी वजह से शेयर कैपिटल के बैलेंस में कोई फर्क आ गया, ये भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। सो यू हैव टू मेंशन दैट कि व्हाट वाज द चेंज, व्हाट वाज द फ्लो। ठीक है, कॉल्स अनपेड, कॉल्स इन अरियर्स एंड फॉरफिटेड शेयर्स, कितने फॉरफिट कर दिए गए, ये सब बातें वहां पे हमें मेंशन करना है। इफ यू रिमेंबर, जस्ट याद करना, फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में हमने क्या देखा था? फॉरफिटेड शेयर्स में हम लोग वही अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं जो हमने कलेक्ट कर लिया, जो हमें कलेक्ट करके हमें मिल चुका है, लेकिन हमने इस बंदे के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया क्योंकि इसने बाकी का पैसा नहीं दिया, है ना? तो ये जो कलेक्ट हो गया था वो शेयर कैपिटल का ही पैसा था, है ना? वो हम लोग तब तक अपने पास रख रहे हैं, दिस इज ओके। सो मैंने कहा था कि दिस इज द पोटेंशियल कैपिटल प्रॉफिट, इफ यू रिमेंबर, राइट? पोटेंशियल कैपिटल प्रॉफिट का मतलब मैंने ये कहा था कि यहां पर जो भी शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ है अमाउंट, दिस कैन बी एडजस्टेड फॉर डिस्काउंट। अगर हम लोग इसे रीइश्यू कर रहे हैं, रीइश्यू करते हुए इतने रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है, एंड अगर हम लोग डिस्काउंट वगैरह नहीं दे रहे हैं देन पूरा का पूरा अमाउंट चला जाएगा सीधा कैपिटल रिजर्व में, राइट? दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। तो जब तक वो हो नहीं जाता तब तक तो पुराने शेयर होल्डर के कैपिटल के पैसे मेरे पास रखे ना, इसलिए दिस विल बी शोन इन द कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, कॉल्स एंड एरियर्स भी यही दिखाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत सारी चीजों में लिखते हो ना, आउटस्टैंडिंग अगर कोई चीज है तो वहीं पे प्लस करके लिखते हो ना आप लोग चीजों को, तो उसी तरह से यहाँ पे दिस इज लाइक आउटस्टैंडिंग मनी, है तो शेयर कैपिटल के ही पैसे बट रिसीवेबल। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें शेयर कैपिटल की कैटेगरी में दिखाना होगा। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। देखिए,
दिस इज द मैक्स दैट दे कैन आस्क अस, जो अभी नजर आ रहा है हमें, एंड दैट इज कि दे विल आस्क अस दैट हाउ दीज थिंग्स विल अपीयर इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखिए ये इलिस्ट्रेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत पहले देखा था, भूल गए होंगे हम लोग अब तक, फिर से एक बार देख लेते हैं। अ कंपनी हैड एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakhs so sorry, divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It decided to issue 60,000 shares for subscription and received application for 70,000 shares over subscription. It allotted 60,000 shares and rejected remaining applicants. ठीक है, चलो ठीक है. Up to 31st of March 2020, it has demanded or called 9 per share, यानी fully called up नहीं है ये. ठीक है. All shareholders have duly paid the amount called except one shareholder holding 5,000 shares who has paid only 7 per share, यानी इसे 2 रुपए अभी भी नहीं मिले. ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए. ठीक है, तो फॉरफिचर एज्यूम मत करना. तो देखो हमारा बैलेंस शीट एकदम नीट एंड क्लीन, स्वच्छ, यहां पर एकदम स्वच्छ बैलेंस शीट अभियान चलाया जाएगा. स्वच्छ भारत नहीं, सॉरी, स्वच्छ बैलेंस शीट अभियान. ठीक है, ओके. तो यहां पर हम लोग देखिए कैसा दिखाई दे रहा है. इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स की कैटेगरी में शेयर कैपिटल नोट लिख दिया, और यहां पर ये टोटल लिखा जाएगा. अब ये टोटल कहां से आया, ये लिखा जाएगा नीचे. ठीक है, अच्छा. उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी दिख रहा है, वो भी आएंगे बाद में. पहले शेयर कैपिटल. तो देखिए यहाँ पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 जस्ट लाइक वर्किंग नोट, आप यहां पे बना रहे हो शेयर कैपिटल. यहां पर देखो ध्यान से, सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा, यहां पे सबसे पहले इन्होंने इंफॉर्मेशन में लिखा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. सर्वप्रथम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसके बारे में लिखा. ठीक है, तो वहां पे लिख दिया उन्होंने, दिस इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. पार वैल्यू मेंशन किया, नंबर भी मेंशन किया, पार वैल्यू भी मेंशन किया. राइट, दिस वाज द रिक्वायरमेंट. तो ये 10 लाख रुपए के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है. दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसकी मैंने अकाउंटिंग नहीं की है, इसको मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं किया है. दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज व्हाई एज यू कैन सी यहां पे 2 रुपीस के कॉलम है. आई एम राइटिंग दैट इन द इनर कॉलम. किडिंग मी? अक्सर आप लोगों ने ये चीज यूज किया हुआ है. आप इनर कॉलम आउटर कॉलम 2 तरह के कॉलम बनाते हो, राइट? लेकिन अल्टीमेटली आप कौन से अमाउंट को कंसीडर करते हो? मेरे ख्याल से उस अमाउंट को जो आउटर कॉलम में होता है. करेक्ट? सो इनर कॉलम वाला चीज जस्ट एक तरह का वर्किंग जैसा शो कर रहा है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, नथिंग एल्स. उसी तरह से ये है. ओके, चलो. इसमें से हमने कितना इशू किया? हमने इशू किए 6 लाख रुपए के शेयर्स. वही यहां पर भी आ गया, दिस इज ऑल्सो नॉट अकाउंटेड. ठीक है, इसमें से कितने सब्सक्राइब हुए? पूरे 6 लाख सब्सक्राइब हुए, बाकी के तो वापस कर दिए थे. तो 6 लाख सब्सक्राइब भी है. ठीक है, हम इसकी भी अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, इसकी भी हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? कॉल्ड अप अमाउंट की. तो हमने कितना कॉल किया है? हमने कॉल किए 9 रुपए, बराबर. तो 60,000 शेयर्स पे 9 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 60,000 इंटू 9 कितना हुआ? 5,40,000, बराबर. 5 लाख 60,000 शेयर्स ही थे ना? एक मिनट रुक जाना, मैं देख लेता हूं. हाँ, 60,000 शेयर्स. तो 60,000 शेयर्स इंटू 9 कितना होता है? 5,40,000. दिस इज द कॉल्ड अप अमाउंट. नाउ दिस इज द अमाउंट दैट इज अकाउंटेड. ठीक है, यहां से हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत हो रही है, कॉल्ड अप अमाउंट. ठीक है, लेकिन ये पूरा पैसा मिला नहीं है. कितना पैसा मिला है? हमें से 5,30,000 रुपए मिले. कहां से पता चला? ये 5,000 रुपए, सॉरी 5,000 शेयर्स पे हमें 2 रुपए नहीं मिले, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. देखो यहाँ पे सिर्फ 7 रुपए मिला है, 2 रुपए नहीं मिले, है ना? तो 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए नहीं मिले. ठीक है, यानी अल्टीमेटली मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास है 5,30,000 रुपए. मैंने यहां पे कॉल्स इन अरियर्स को भी शो किया. ठीक है, अब एक बात याद रखना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आउटस्टैंडिंग का एग्जांपल दिया था. तो आउटस्टैंडिंग में जनरली स्पीकिंग हम लोग हर चीज ऐड करके लिखते हैं. ठीक है,
हम लोग हर चीज ऐड करके लिखने की आदत होने की वजह से आपको यहां पर भी ऐड करके लिखने की आदत होगी। लेकिन बात को समझो, अगर मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट ना लिखते हुए अगर मैंने सिर्फ कलेक्टेड अमाउंट लिखा होता या ऐसा कुछ किया होता तो अलग बात होती थी। ठीक है, यहाँ पे मैं उल्टा प्रेजेंट कर रहा हूं। आई एम राइटिंग द फुल अमाउंट फर्स्ट, लेकिन उसमें से कलेक्ट कितना हुआ ये मैं बाद में लिख रहा हूं। तो मैंने पहले फुल अमाउंट लिखा 5,40,000, लेकिन पूरा कलेक्ट नहीं हुआ ना, 10,000 कलेक्ट नहीं हुआ, इट्स कॉल्स इन अरियर्स, इसलिए उसे माइनस करके कितना कलेक्ट हुआ दैट इज व्हाट आई एम शोइंग। सो मुझे कितना मिला 5,30,000, दिस इज द अमाउंट दैट इज कलेक्टेड। ठीक है, अच्छा ये कलेक्ट हुआ तो ये कहां रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है, और कहां है ना। सो बैंक में रखा है, यानी दिस विल बी बैलेंस विद बैंक, एंड हेंस ये कहां नजर आएगा, ये मेरे बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में नजर आएगा, इन द कैटेगरी ऑफ करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इस नाम से ये नजर आएगा। इसको मैंने नोट 2 में लिखा है 5,30,000। सो अल्टीमेटली माय शेयर कैपिटल इज 5,30,000, जो मेरे बैंक में पड़ा हुआ है 5,30,000। शायद यही देखते थे हम लोग, बराबर, यस। चलो हो गया ये एवरीवन। पॉइंट इज, इसको दिखाने का यहां पे कैसा तरीका हो गया ये मैं थोड़ा सा और आपको बता रहा हूं, लिसन टू दिस केयरफुली। अगर आपको याद होगा मैंने कुछ ऐसा बताया था, 5,40,000 कॉल किया है, ठीक है, देख रहे हो सब, 5,40,000 कॉल किया है, जिसमें से कितना पैसा मिला, 5,30,000 रुपए मिला, और बाकी का कॉल्स इन अरियर्स 10,000। दिस कुड हैव बीन एन ऑल्टरनेट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। कैसा, मैंने शेयर कैपिटल पूरा 5,40,000 दिखाया, बैंक में दिखाया 5,30,000, और 10,000 रुपए दिखाता है एज रिसीवेबल, है ना, जैसे डेटर से कलेक्टेबल होता है वैसे ही इनसे भी रिसीवेबल, तो ये मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा था। दिस कुड हैव बीन अनदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। लेकिन ऑल्टरनेटिवली कंपनीज एक्ट कहता है कि हम इसे यहां ऐसा शो करने की जगह यहां शिफ्ट कर दो इसे। देखो अभी क्या हो रहा है, ऑब्वियसली एसेट साइड का चीज लाइबिलिटी साइड में अगर शिफ्ट हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना भैया। तो यहां से ये क्या हो गया, 10,000 रुपए माइनस हो गए। तो अब लाइबिलिटी साइड में मुझे शेयर कैपिटल कितना नजर आ रहा है, 5,30,000। आई एम शोइंग दैट कॉल्स इन अरियर्स इंफॉर्मेशन, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट लेजर में बना है। इस प्रेजेंटेशन से इस बात पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हमने क्या कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बनाया ही नहीं है। अरे भाई बिल्कुल बना है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बिल्कुल बना है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, यू आर नॉट राइटिंग कॉल्स इन अरियर्स सेपरेटली, रादर यू आर डिडक्टिंग इट फ्रॉम द शेयर कैपिटल इन द नोट दैट यू आर प्रिपेयरिंग देयर, ठीक है। यू आर जस्ट शोइंग इट एज अ डिडक्शन, एक्चुअल में कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट भी है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। So this is what it is. Share capital will show a balance of 530 and ultimately now this will not appear here. ये तो यहां आ गया लाइबिलिटी साइड में, तो आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या नजर आएगा, ओनली बैंक बैलेंस ऑफ 5,30,000। कुछ समझ में आया? This is the requirement as per Companies Act. I hope all of you are clear with this. Any confusion? Anyone? सबको समझ में आ गया? चलो गुड, वेरी गुड। ऐसे और भी क्वेश्चंस थे जिनमें प्रेजेंटेशन पूछा हुआ था, हाउ दिस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, ठीक है। मैं उन क्वेश्चंस को ढूंढ रहा हूँ, उसमें आता हूँ। तब हम लोगों ने नहीं देखा था, मैंने कहा था कि हम लोग इसे बाद में देख लेंगे, तो वो बाद में अब आ गया है, अब देखते हैं। हम्म, हम्म, हम्म।
हम्म इलस्ट्रेशन नंबर 15 में आ जाओ सब लोग। इलस्ट्रेशन क्रमांक 15। यस, सो दिस इज व्हाट कैन हैपन। देखिए, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, है ना। सब बैलेंस शीट में कितना कैसे क्या दिखेगा, ये सब चीजें ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया था, हमने जर्नल एंट्री देख लिया था इसका ऑलरेडी। ठीक है, एक बार फिर से सब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि एक बार याद आ जाए क्या है। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹3 per share on application, 5 per share including premium of 2 on allotment and 4 per share on call. All the shares were subscribed. Money due on all shares were fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay the amount allotment and call money, and Sham holding 1,000 shares who failed to pay the call money. Right? All those 1,500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1,250 shares, including whole of Ram's share, were subsequently reissued to Jadoo as fully paid up at a discount of 2 per share. Right? Yes. तो हमने इस क्वेश्चन का पूरा जर्नल एंट्री देखा था। ठीक है, अब इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में देखने जा रहे हैं। बात वही होगा, फिर से हम लोग शेयर कैपिटल दिखाएंगे। ठीक है, आई मीन शेयर होल्डर्स फंड्स के कैटेगरी में शेयर कैपिटल दिखाएंगे। ठीक है, अब आपको याद होगा कि उसी के नीचे एक चीज और होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिटन इन द कैटेगरी ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर कैपिटल में नहीं लिखा जाता। ठीक है, so we will have the first note which will be share capital and a second note which will be about reserves and surplus. One by one एक एक करके सोचेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने शेयर है, नंबर्स लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द पार वैल्यू, वो भी लिखना होगा। तो 30,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 वाले, राइट, एंड आई थिंक फुल्ली कॉल्ड अप था ये। सो 30,000 into 10। अब यहां ऑथोराइज कैपिटल के बारे में मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया है। आपके मन में ये बात जरूर आ सकता है कि सर हमने ऑथोराइज कैपिटल के बारे में तो लिखा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं लिखा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्वेश्चन में ही नहीं दिया है, तो कहां से लिखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया रहा तो बिल्कुल यहां पर लिखना जरूरी होगा। अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे दिया नहीं है, इसलिए जो दिया है वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमें सिर्फ इशूड से शेयर कैपिटल का इंफॉर्मेशन दिया था, वहीं से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो इशूड कितना है, 3 लाख, और पूरा का पूरा सब्सक्राइब भी है। ठीक है, यस। अब उसमें से हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ के पैसे नहीं मिले, है ना। तो हमें कितने पैसे मिले, तो यहां पर अल्टीमेटली मेरे ख्याल से कुछ शेयर्स तो री इशू भी हो गए थे ना, जादू को री इशू हो गए थे, बराबर। देखो, टोटल 1500 शेयर्स थे जो फॉरफिट हुए थे। आई होप आपको याद आ रहा है ये बात। 1500 शेयर्स थे जो फॉरफिट हुए थे, बराबर। लेकिन उसमें से सिर्फ 1,250 शेयर्स री इशू हो गए थे, यानी 1500 में से 1,250 के पैसे वापस आ गए हमारे पास। 250 शेयर्स के ही पैसे अभी नहीं आए, है ना। और ये 250 कौन से वाले शेयर्स थे, शाम के शेयर्स। ठीक है, शाम से मुझे सिर्फ कॉल मनी नहीं मिला था, है ना। तो शाम से 250 के पूरे हम लोगों ने फॉरफिट, अरे उसको तो फॉरफिट तो कर दिया था, फॉरफिचर तो हो गया था। ठीक है, सो व्हाटएवर, यहां पर हमें 30,000 में से 250 शेयर्स के पैसे मिलने बाकी, बाकी तो एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, सो 29,750 शेयर्स के पैसे आ गए, 297,500, और बाकी 250 शेयर्स, 250 शेयर्स, इसका हमारे पास कितना पैसा आया था, ₹6 आया था, सिर्फ ₹4 नहीं आए थे, राइट। तो सिर्फ उतना ही हम लोग यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 299 दिख रहा है, 3 लाख के बदले में 299, यानी 1000 अभी तक नहीं मिले। ठीक है, तो 1000 अभी तक नहीं मिले, हम इसे कॉल से एडजस्ट करके नहीं दिखा सकते सर, नहीं, क्योंकि हमने उनके शेयर्स कैंसिल आउट कर दिए, फॉरफिट हो गया। बात समझ रहे हो? इफ द शेयर्स आर फुल्ली फॉरफिटेड, तो ये जो पैसा है इसको हम लोग रिकवरेबल करके भी दिखा नहीं सकते, अनलेस और अनटिल दीज आर री इश्यूड। ठीक है, चलो इसकी कहानी देखते हैं। ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे सिर्फ हम लोग मगअप कर लेते चीजों को, समझ में नहीं आता। ठीक है, देखो आराम से देखते हैं।
शेयर कैपिटल कॉल्ड अप था 3 लाख, ठीक है। पहले कितने शेयर्स? 30,000 शेयर्स इंटू 10, ठीक है। कहानी कैसा कैसा होता गया ये देखते हुए चलते हैं। देखो 1500 शेयर्स के पैसे फॉरफिट हुए, मतलब शेयर्स फॉरफिट हुए, राइट। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, 1500 शेयर्स को छोड़ के अगर मैं देखने जाऊं तो बाकी के पैसे आ गए थे हमारे पास। इसका हमने वर्किंग नोट बनाया था क्या? हाँ बनाया था, बिल्कुल बनाया था, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो 1500 शेयर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के शेयर्स के तो पैसे आ गए थे, यानी 28,500 इंटू 10, 2,85,000 आ गए थे, बराबर। ओके। इसके अलावा राम के पास से हमारे हमारे पास कितने पैसे आ गए? हमारे पास आ गए 1,500 रुपए, राइट, प्लस 1,500। शाम के पास से कितने पैसे आए? शाम के पास से आ गए हैं 6,000 रुपए, विच इंक्लूड्स प्रीमियम आई गेस, है ना। लेकिन हम लोगों ने प्रीमियम का पैसा लिखा नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस एक बार चेक कर लेता हूं। यस, प्रीमियम के पैसे हम लोगों ने लिखे नहीं थे। तो शाम के पास से हमारे पास 6,000 रुपए आए थे, 6,000, ठीक है। और कौन है? बस यही तो दो है बस। तो ये दोनों के मिला के 285,000 प्लस 1,500 प्लस 6,000, 292,500 आए थे हमारे पास, राइट। बैंक में आए थे 2,92,500, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी के पैसे हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर्स करके दिखाया हुआ था। कॉल्स इन अरियर्स में कितने पैसे थे? चलिए देखते हैं। सिर्फ कैपिटल का लिख रहा हूं मैं, 3,500 प्लस 4,000, दोनों मिला के 7,500 हमने कॉल्स इन अरियर्स में लिखे थे। मैं प्रीमियम छोड़ के बात कर रहा हूं। 7,500 हमने कॉल्स इन अरियर्स में लिखा था, अनकलेक्टेड अमाउंट। देखो ये टैली हो रहा है कि नहीं? 3 लाख इज इक्वल टू 292,500 प्लस 7,500, टैली हो रहा है बराबर, ठीक है। हाउ द प्रोसेस वेंट, ये देखो अभी आगे चल के क्या हुआ। आगे चल के हमने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट कर दिया यानी मैंने शेयर कैपिटल को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने पे मैंने यहां पे सिर्फ 28,500 शेयर्स दिखाए एट रेट 10, कैंसिल कर दिया था ना, 1,500 शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो यहां पे ये 285,000 ही दिख रहा था, ठीक है। अच्छा, बैंक में दिख रहे थे 292,500, ठीक है। जब हम फॉरफिट करते कॉल सिनेरियस को भी कैंसिल आउट कर दिया जाता है, यानी अब कॉल सिनेरियस यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये टैली नहीं हो रहा है ना, टैली नहीं हो रहा। तो टैली नहीं हो रहा तो मुझे टैली करने के लिए कुछ तो करना होगा। तो क्या गड़बड़ है? देखो यार, शेयर कैपिटल में 285 दिख रहे हैं लेकिन बैंक में पड़े हुए 292,500, मतलब जरा देखते हैं एक बार हमारे बैंक में क्या पड़ा हुआ है। कहना है से बैंक में ये 1,500 जो राम से मिल गए थे वो, और ये 6,000 जो शाम से मिल गए थे वो, ये मेरे बैंक में पड़े हुए हैं। कहना है से सो एज अ रिजल्ट 7,500 रुपए मेरे बैंक में पड़े हुए हैं। यही मुझे यहां पे नजर आ रहा है, देखो 285 टू 290 टू 500, 7,500 रुपए मेरे बैंक में पड़े हुए हैं, राइट। ये किसके है? ये राम और शाम के पैसे हैं जो फॉरफिट कर दिए गए, करेक्ट। तो इसी को मैं यहां पे लिखूंगा एज शेयर्स फॉर फीचर 7,500। दिस इज अ पोटेंशियल कैपिटल प्रॉफिट बट केप्ट फॉर द टाइम बिंग, ताकि आगे चल के जब मैं इसे री इश्यू करूंगा तब जाके मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूं एज डिस्काउंट, बराबर। दिस इज जस्ट अ टेम्पररी अकाउंट दैट हैज बीन मेड हियर, क्योंकि अभी मैं शेयर कैपिटल पूरे 30,000 से नहीं दिखा रहा हूं। आई विल बी शोइंग इट, ठीक है। ये ऐसा हुआ। इसके बाद हमने री इश्यू किया, इसके बाद हमने री इश्यू किया। री इश्यू करते वक्त हम लोगों ने अब कितने री इश्यू किए? 1,250 शेयर्स, बराबर।
सो 1250 शेयर्स और रीइश्यू किए, लेकिन इसको शायद से ₹2 डिस्काउंट में रीइश्यू किया था, है ना? क्वेश्चन को देख लो एक बार। रीइश्यू शायद हम लोगों ने ₹2 डिस्काउंट में किया था, है ना? वे सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू जादू एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। बराबर, चलो ठीक है। मैं सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं कि अब मैंने 1250 शेयर्स रीइश्यू किए, यानी 28,500 प्लस 1250 कितना हो गया? 29,750 बराबर। सो 29,750 शेयर्स आर रीइश्यूड। तो शेयर कैपिटल में इतना ही नजर आएगा एट इट्स फुल फेस वैल्यू, दैट इज 297,500 बराबर। चलो ठीक है। अब मेरे बैंक में कितने पैसे आए? मेरे बैंक में कितने पैसे आए? कहना ऐसे कि मुझे जादू से भी कुछ पैसे मिले। कितने मिले? ₹8 मिले। तो 1250 इंटू 8, 10,000 रुपए। 1250 इंटू 8, 10,000 रुपए और मिले। तो ये हो जाएगा 3,02,500। 10,000 और मिले ना? ठीक है। ये तो लिख लिया, लेकिन इसी के साथ साथ देखो अभी फिर से टैली नहीं हो रहा, फिर से टैली नहीं हो रहा, है ना? अच्छा ठीक है। कहना ऐसे कि वो जो जादू को हम लोगों ने ₹2 का डिस्काउंट दिया था, वो शेयर फॉरफीचर में से एडजस्ट किया होगा हम लोगों ने, है ना? चलो देखते हैं जरा। जादू को 1250 इंटू 2 कितना डिस्काउंट दिया? ₹2,500 का डिस्काउंट दिया बराबर। तो वो शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट हो जाने के बाद अब शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस बचा होगा? 5,000 बराबर। अच्छा ठीक है। देखो तो टैली हो रहा है क्या? टैली हो रहा है क्या? 297,500 प्लस 5,000 इधर, और इधर 3,02,500। टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा? बराबर। कहानी देख रहे हो कैसा हो रहा है? धीरे 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 कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ता गया। यस। अब हम हमारे बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, जो हम लोगों ने यहां पे लिख के रखा है। ठीक है, हमारे बैलेंस शीट पे लिख आते हैं। हमारे बैलेंस शीट में यहाँ पे अच्छा एक चीज तो करना ही रह गया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना रह गया मेरा, सॉरी, उसमें भी आ जाता है। कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हैं। देखो ये हो जाने के बाद, ये जैसे ही एडजस्ट हो गया, तो इसके बाद कहना है कि वो 1250 शेयर्स का तो हो चुका है, तो उसका तो कैपिटल रिजर्व हम लोग ट्रांसफर करेंगे, जो हम लोगों ने एंट्री भी किया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंट्री को देख लो एक बार। ये देखो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था 3,500। याद आ रहा है? 3,500। अगर याद नहीं है, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं। राम और श्याम के जो पैसे हमारे पास पड़े हुए थे, ठीक है, उसमें से हम लोगों ने जितना डिस्काउंट एडजस्ट करना था कर लिया, बाकी के अभी भी हमारे पास जो रखे हुए हैं, दैट इज व्हाट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है, यस। जैसे फॉर एग्जांपल राम की अगर मैं बात करूं, तो राम के 1,500 रुपए रखे हुए थे, इसमें से 500 रीइश्यू हुए, तो 500 में हम लोगों ने ₹2 का डिस्काउंट दिया, तो 500 इंटू 2, 500 रुपए इसके बचे, राइट? ये 500, ओके। और उसके अलावा अगर देखने जाऊं, शाम की बात करूं, तो शाम के कितने शेयर्स थे? शाम के कितने शेयर्स थे? 1,000 शेयर्स थे, ठीक है। 1,000 शेयर्स पे 6,000 रुपए मिल चुके थे, लेकिन मैंने यहां से सिर्फ 750 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, बराबर। तो यहां से कितने बचे हुए हैं? 3,000। कुछ याद आ रहा है? ये कैलकुलेशन किया था हमने। 4,500 रुपए मुझे 750 शेयर्स के प्रोपोर्शनेट अमाउंट के तौर पे मिलता है। 1,000 शेयर्स के 6,000, तो 750 का 4,500, जिसमें से डिस्काउंट के फॉर्म में एडजस्ट हुए 1,500, यानी 3,000 बच गए। तो ये 3,000 शाम के और 500 राम के मिला के 3,500 विल गेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप यू रिमेंबर दिस, ये हम लोग देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ बैलेंस शीट का इफेक्ट दिखा रहा हूं। अब ये शेयर फॉरफीचर ऐसा भी नजर नहीं आएगा। ये कैसा नजर आएगा? यहां से 3,500 रुपए गॉट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में नजर आएंगे 3,500, और शेयर फॉरफीचर में ओनली बैलेंस 5,000 था, उसमें से 3,500 एडजस्ट हो गए, तो कितना नजर आएगा? सिर्फ 1,500। दिस इज हाउ इट विल अपीयर, ठीक है। ये हमारा साधारण तरीका है लिखने का, ठीक है। ये इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है यार, टी फॉर्मेट में लिखने का और उसको टैली करने का, एक आदत बन चुकी है। अब एकदम से मैं बोलूंगा कि स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाओ और समझ भी जाओ, आदत भी डाल लो, एकदम से नहीं होता, वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जब तक वो टाइम आप लोग सेटल नहीं हो जाते,
तब तक थोड़ा थोड़ा इसके साथ देख लेना, सिर्फ प्रेजेंट बराबर वैसे ही करो जैसे कानून कह रहा है, लेकिन सिर्फ देख लेने में क्या हर्ज है? समझने में अगर इस तरह से इजी पड़ रहा है तो इस तरह से देखने में क्या हर्ज है? ठीक है, चलो। तो दिस इज नॉट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज इन अ डिफरेंट मैनर, बट दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलिए, तो ये वो चीज है जो अभी आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो। दिस इज द फाइनल आउटपुट। तो देखो, अभी वापस आओ, ये देखो कैसा लिख रहे हो आप। आपने यहां तक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन था, उसको छोड़ दो। यहां पे आपने लिखा शेयर कैपिटल 297,500 बराबर। देखो यहां पे शेयर कैपिटल 297,500, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। ठीक है, उसके अलावा आपने शेयर फॉरफीचर को यहां पे ऐड कर दिया। शेयर फॉरफीचर को शेयर कैपिटल के लिस्ट में लिखना है, इसलिए हमने वहां पे लिखा। सो ये आ गया 299,000। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग से बनाऊंगा, जहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस एंड कैपिटल रिजर्व का बैलेंस ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी यहां पे इन्होंने बैलेंस शीट का एसेट साइड नहीं बनाया है। अगर बनाया होता तो वहां पे बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, रादर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम से वहां पे दिखाया जा रहा कितना, 3,02,500, 3,02,500। ये जो चीज है along with the securities premium, ये दोनों नजर आएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। शेयर कैपिटल और शेयर फॉरफीचर ये दोनों मिला के नजर आएंगे शेयर कैपिटल में, और ये नजर आएगा करंट एसेट्स में एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3,02,500। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली द प्रेजेंटेशन। आपको लिखते वक्त कैसे लिखना है? आपको लिखते वक्त सिर्फ इस तरह से लिखना है कि यहां पर जैसे आपने लिखा शेयर कैपिटल, ठीक है, उसके पहले आप ये भी लिख सकते हो कि कैपिटल एंड लायबिलिटीज करके, वो भी लिख सकते हो। उसके नीचे आप लिखोगे शेयर कैपिटल, उसके नीचे आप लिखोगे इशूड, ये जैसा लिखा है पूरा, और उसके नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसके नीचे आप फिर से ये लिख सकते हो बैलेंस शीट का असेट्स है, असेट, उसके नीचे पूरा टोटल लिखोगे असेट्स, उसमें नंबर 1 लिखो, और तो दिया नहीं है तो लिखो वहां पे करंट एसेट्स, और उसके नीचे लिखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नोट 3, 3,02,500। ठीक है, so this kind of questions can also be asked. Okay, आई होप आपको समझा है क्या किया हम लोगों ने प्रेजेंटेशन। नॉर्मली स्पीकिंग वी डोंट फाइंड क्वेश्चंस ऑन प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसा आता है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। अगर आपको कोई चांस नहीं लेना, इफ यू डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, देन इन दैट केस इट्स बेटर टू एक बार देख लेना, एक बार इसको प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, मोस्टली यू वोंट फाइंड अ क्वेश्चन ऑन दिस, बट स्टिल विदाउट टेकिंग एनी चांस तो फिर देख लो एक बार। ओके एवरीवन, so that was the last thing that was left in company accounts. कोई दिक्कत? anything? anyone wants to ask me anything? चल, that's it then. So आप लोग और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत जाता है देन डू कांटेक्ट मी, फिर हम लोग देखेंगे उन क्वेश्चंस को, क्लास में ही देखेंगे। अभी तो कुछ दिन और हमारा ऐसा जर्नी चलने वाला है। ठीक है, सो टुडे वी विल बिगिन विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड यस टुमारो आल्सो मैं एक बार आपको कम्युनिकेट करता हूं, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी शेड्यूल्ड वन क्लास टुमारो, एंड अगर पॉसिबल हो सके तो मैं कल आपका भी क्लास लूंगा। ठीक है, सो आई विल इन्फॉर्म यू, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म करता हूं। ठीक है, एंड आई एम प्लानिंग की मंडे एंड ट्यूसडे, एवरीवन, अगेन मंडे एंड ट्यूसडे मॉर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद से। ठीक है, तो मंडे एंड ट्यूसडे मैं थोड़ा टाइम चेंज करूंगा, लेकिन मंडे एंड ट्यूसडे हम प्लानिंग की हम लोग लगभग एटलीस्ट 3 आवर्स बैठे, एटलीस्ट 3 आवर्स क्लास। ठीक है, मतलब थोड़ा लंबा क्लास लूंगा मैं, लेकिन खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद दैट। कल के बारे में मैं इन्फॉर्म करता हूं आपको, कल के क्लास के बारे में कैसा होगा नहीं होगा, आई विल इन्फॉर्म ऑन द ग्रुप। एंड मंडे एंड ट्यूसडे बी प्रिपेयर्ड, मॉर्निंग की जगह शायद मैं इवनिंग में लूंगा, मैं वो भी इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप में, लेकिन इट माइट बी फॉर अराउंड 3 आवर्स। ठीक है, प्रिपेयर्ड रहना इसके लिए। चलिए, तो शुरू करते हैं
बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यस। फ्रेश पेज में इसी में जाते हैं, चलो यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। हम्म। सो दोस्तों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक है, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, इन माय ओपिनियन, मैं इसे सनसेट टॉपिक कह के पुकारता हूं। ये मैंने आपको शायद पहले बताया था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसे सनसेट टॉपिक बता रहा हूं। सनसेट मतलब डूबता हुआ टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक क्यों सिलेबस में रखा है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मेरे एंड से, लेकिन दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज इट। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज से सबसे पहले इस शब्द पे आया कि इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड क्यों ये आया है, क्यों। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं सबसे पहले उस क्यू वर्ड पे आता हूं, ये क्यों आया। ठीक है, देखो, अगर मैं पहले के जमाने की बात करूं, आज के जमाने से मत सोचना, आज के जमाने से सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आज का जमाना इतना एडवांस जमाना है कि आपको लगेगा ये काय को लगाया यार, ये क्यों बनाया ऐसा लगेगा आपको, राइट। आज का जमाना एडवांस जमाना है, लेकिन आज से कई साल पहले जब इतना डेवलपमेंट्स नहीं हुआ था, तब की बात कर रहा हूं। तब क्या हुआ था जरा देखो, जब लोग ट्रेड किया करते थे, किसी भी तरह का ट्रेड, ठीक है, तो नॉर्मली स्पीकिंग इन ट्रेड एवरीवन यूज्ड टू बी हैप्पी, एवरीवन यूज्ड टू बी फील सेफ ओनली इन केस ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सो इसका मतलब अगर हम लोगों ने एक दुकान खोल के रखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास एक कस्टमर आया, कस्टमर, ठीक है, तो ये भाई साहब हमसे कुछ सामान खरीदना चाहता है, हम लोगों ने इसको सामान बेचा, सामान बेच के अगर वो पैसे दे रहा है देन वी आर हैप्पी, पैसे मिल तो गए भैया, है ना। लेकिन अगर इस कस्टमर ने कहा कि यार मेरे पास आज पैसे नहीं है लेकिन पक्का आ जाएगा यार, मेरे पास कुछ पैसे आज आने वाले हैं, मैं अभी, मुझे जरूरत है इस सामान की, आप मुझे ये सामान अभी दे दो, मैं ना पैसे आपको हफ्ते भर बाद देता हूँ, 10 दिन बाद देता हूँ, महीने भर बाद देता हूँ, दे दूंगा पक्का, राइट। शायद इसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं क्रेडिट, है ना। लेकिन होता क्या था, एक जमाना था जब लोग क्रेडिट देने को घबराते थे। ठीक है, एंड अब समझने की कोशिश करो उनके इमोशंस को, सच भी है ना यार, घबराहट तो होगी, क्योंकि अगर ये कस्टमर चलो जान पहचान का है तो भरोसा एक बार कर भी ले, लेकिन अगर कोई अनजान आदमी आया, क्योंकि बिजनेस में क्या आपके सामने हमेशा एक जान पहचान वाला ही बंदा आएगा, जरूरी थोड़ी है यार, अनजान लोग भी आ जाते हैं, है ना। अब अनजान लोग अगर आए तो मैं इसे जानता पहचानता नहीं हूं, तो होगा क्या, आप घबराओगे और घबरा के आप क्या बोलोगे, नहीं 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 उधार नहीं दे भैया, नकद है तो दो, नहीं तो टाटा, है ना। चलो ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आने लग गया, कहां प्रॉब्लम आने लग गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो वो जमाना था जब सिर्फ क्रेडिट दिया जाता था उनको जिनके ऊपर भरोसा है, जिनसे जान पहचान है, जिनसे जान पहचान नहीं है, जिन पे भरोसा नहीं है, इनको हम लोग क्रेडिट अलाउ नहीं करते थे। ठीक है, और अगर करते भी थे तो उसमें भी दुनिया भर के झमेले आने लग गए। कैसे झमेले आने लग गए यार, जान पहचान वाला नहीं है तो उसका फायदा भी उठाने वाले लोग थे, जरूरी थोड़ी है कि कस्टमर हमेशा ईमानदार निकले, है ना। मतलब देखो बात को समझो, अगर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूं तो हो सकता है आई विल लूज अ गुड कस्टमर, हो सकता है वो कस्टमर जेन्युइन था जो सच में मुझे पैसे दे सकता था, जिससे मेरा सेल बढ़ता, मेरा प्रॉफिट बढ़ता, लेकिन मैं सिर्फ घबराहट की वजह से मैंने उसको सेल नहीं किया, ये मेरा लॉस है। लेकिन अगर मैंने उसे क्रेडिट अलाउ कर दिया उस पर भरोसा करके, तो ये भी तो हो सकता है कि कस्टमर ने पैसे डुबा दिए, बैड डेट्स, है ना। सो झमेले बढ़ने शुरू हो गए क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के साथ। ठीक है, तो वो एक जमाना था जब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई कि यार सिर्फ और सिर्फ कैश एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर हम लोग भरोसा करके आगे बढ़ जाते हैं, अगर कैश नहीं है किसी के पास तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का क्या। तो तब जन्म हुआ ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ने 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को जन्म दिया।
तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को जन्म दिया, और ये तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को बिल्कुल कैश की तरह ही बिजनेस डीलिंग्स में यूज किया जा सकता है, ऐसा उनको स्टेटस दिया, लीगल स्टेटस। ठीक है, तो ऐसे कौन से तीन इंस्ट्रूमेंट्स थे? एक था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा था प्रॉमिसरी नोट, और तीसरा जो सब लोग जानते हो, चेक। ठीक है, इनमें से सिर्फ यही है जो हमारा जाना पहचाना है, जिसको हम लोग जानते हैं, है ना। चेक के ट्रांजैक्शंस में क्या होता है ये हम सब देख चुके हैं, और हम सभी जानते हैं कि कैश नहीं है तो चेक इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। आप चेक से पे भी कर सकते हो, चेक से रिसीव भी कर सकते हो, जस्ट लाइक कैश, है ना। तो जैसे चेक का रोल है, आप कैश की जगह इसे यूज कर सकते हो, उसी तरह से एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। इवन टुडे दिस कैन बी यूज्ड, लेकिन मैंने इसे इसलिए कहा कि सनसेट टॉपिक है, क्योंकि आज का जमाना जरा सोच के देखो क्या हो गया है ना। देखो, विद टाइम लोगों ने चेक में भी प्रॉब्लम्स फेस किए। कैसे प्रॉब्लम्स फेस किए? जैसे फॉर एग्जांपल सिग्नेचर, चेक साइन करना पड़ता है, चेकबुक कैरी करना पड़ता है, पहले तो फिजिकली कैरी करना पड़ता है। अब अपन हर जगह चेकबुक कैरी करेंगे, झमेला है ना यार, अच्छा खासा बड़ा सा चेकबुक होता है, कहां कैरी करते बैठेंगे अपन, है ना। अच्छा चलो, वो कैरी कर भी लिया तो उसपे भी बहुत डिटेल्स लिखने पड़ते हैं, ये लिखो, नाम लिखो, क्रॉसिंग करो, डेट लिखो, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन नंबर्स, फिर बाद में साइन करो, उसपे भी लोगों का साइन मैच नहीं होता, दुनिया भर के झमेले। ठीक है, और उसमें भी कैसा, चेक मैंने आज किसी को दिया तो यू हैव टू टेक इट टू द बैंक, जिसको भी मैंने चेक दिया वो जाके उसे बैंक में जमा करेगा, फिर बैंकिंग फॉर्मेलिटीज होंगे पूरे, उसके बाद वो पैसे आएंगे, अरे बहुत झमेले है भाई। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट यहां पर लोगों ने इसका भी तोड़ ढूंढ के निकाला। कैसा आया? आज के डेट में है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या सामान आ गया आज के डेट में? आज आप देखते हो डेबिट कार्ड, आज आप देखते हो क्रेडिट कार्ड, आज आप देखते हो नेट बैंकिंग, आज आप देखते हो यूपीआई, है ना, वॉलेट्स, इतने सारे नए चीजें आ गए कि अब वो जो सबसे पहला जो कंफ्यूजन मैंने कहा था ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। वो जमाने में ये सब बातें जानना जरूरी है इफ यू आर लर्निंग अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको ये सब बातें नहीं मालूम और आपने सिर्फ जर्नल एंट्रीज पढ़ के आगे बढ़ गए, तो फिर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं मालूम होगा, आपको दैट इज नॉट गुड नॉलेज, आई विल से। सो सुन लो मेरी बात को। देखो, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का बात तो मैंने एक बात बताया, लेकिन एक और झमेला हुआ करता था उस जमाने में, पहले के जमाने में। कैसा? देखो, मान के चलो, जैसे आज के जमाने में इट्स वेरी इजी कि आप कहीं जैसे ऑनलाइन कहीं से कुछ मंगवा ले रहे हो, है ना। आपने अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री से भी अगर कुछ मंगाना है तो यू कैन इजीली ऑर्डर दैट एंड यू विल रिसीव इट, यू कैन इजीली मेक द पेमेंट, नॉट अ बिग डील। ठीक है, लेकिन जरा सोच के देखो, सपोज मैं यहां हूं, आई एम इन महाराष्ट्र, ठीक है, एंड आई नो कि मुझे कोई एक मटेरियल है मेरे बिजनेस में जो लगता है ये मुझे वेस्ट बंगाल में सस्ते में मिलेगा, कोलकाता में सस्ते में मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एंड वहां पे क्वालिटी वगैरह भी अच्छा है, तो आई वांट टू बाय फ्रॉम देयर। ठीक है, तो वो जमाना जरा सोच के देखो, वो जमाने में अब मैं जाऊंगा ट्रेन से। ठीक है, आज के डेट में फ्लाइट वगैरह में काफी कंपटीशन आ गया, जिसकी वजह से प्लेन टिकट्स काफी रीजनेबल दाम में सबको मिलता है, तो वी कैन अफोर्ड इट राइट नाउ। लेकिन एक जमाना था जब उतना कंपटीशन नहीं था, फ्लाइट टिकट्स यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो पीपल यूज्ड टू प्रेफर ट्रेन या बस, है ना। तो सपोज कोई ट्रेन से जा रहा है, अब जरा सोच के देखो, उनकी सोच के देखो, वॉट एवर ही नीड्स टू बाय, मान के चलो वो लाखों रुपए का है, बिजनेस के लिए खरीदना है भाई, बल्क में खरीदना पड़ता है, तो लाखों रुपए का है, तो ही इज गोइंग देयर। अब वहां जाएगा, लाखों रुपए कैसे लेके जाएगा? दैट वाज द दिक्कत, दैट वाज द प्रॉब्लम दैट पीपल यूज्ड टू फेस। और वो ये एक जमाना था जब हाईएस्ट डिनोमिनेशन 100 रुपए हुआ करता था। ठीक है, तो वो 100 रुपए का नोट लेके अगर जा रहे तो कितने मोटे मोटे गड्डी होते थे। अब वो डर नहीं लगेगा उसे यार, डकैती हो गई तो, किसी ने अगर छीना झपटी कर दिया तो ट्रेन में या रास्ते में जाते वक्त, तो लोग वो बड़े बड़े बैग हाथ में लेके जाते थे, रिस्की होता था ना ये ट्रांजैक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस करने शुरू किए कि यार पैसे लेके जाऊंगा तो वो तो रिस्की है, और पैसे नहीं लेके जाऊंगा
तो आगे वाला बंदा मुझे सामान नहीं देगा। ये सारे प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करने शुरू किए। हालांकि वो जमाने में भी इसका इलाज उन्होंने ढूंढा था। इसका एक इलाज क्या था, वो जमाने का इलाज, दैट वाज हुंडी। सुना है कभी इसके बारे में? एनीवन एवर हर्ड अबाउट दिस हुंडी? नहीं मालूम तो बता देता हूं। ओके, सम ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, सम ऑफ यू हैव नॉट। ठीक है, चलो ठीक है। हुंडी ट्रांजैक्शन उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र में, राइट, मुझे कहां से लेना है, वेस्ट कोलकाता से लेना है, कोई सामान खरीदना है। तो मैं क्या करता था, मैं जाता था यहाँ पर हुंडी वाले के पास, मतलब कोई एक बड़े पार्टी रहते हैं ना, ऐसे कॉन्टेक्ट्स वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सब मानते हैं, बहुत मानते हैं। तो ऐसे किसी बड़े पार्टी के पास जाऊंगा, उसके पास जाके मैं पैसे जमा करके रख दूंगा। जैसे मान के चलो 2 लाख रुपए का सामान है, तो मैंने 2 लाख रुपए उसके पास रख दिए। कहां पे? महाराष्ट्र में। ठीक है। अब ये जो बंदा है, इसके कॉन्टैक्ट्स है सभी जगह पे। ठीक है। तो ये यहां से उसको इन्फॉर्म कर रहा है, किसको? उसके बंदे को जो कोलकाता में बैठा हुआ है। ठीक है। द पॉइंट वॉज कि अगर मैं 2 लाख रुपए या बड़े से बैग में भर के लेके जा रहा हूं, तो मुझे डर लग रहा है कि यार चोरी वोरी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर वो पैसे मेरे एक महाराष्ट्र में कॉन्टैक्ट है, उनके पास रख दिया। और ये वो कॉन्टैक्ट है जो थोड़ी बड़ी हस्ती है। बड़ी हस्ती है मतलब इसका कोई ब्रांच वगैरह है या कुछ तो भी है, कोई पहचान वगैरह है कोलकाता में। ठीक है। तो मैं इसके पास गया, इसके पास 2 लाख रुपए रख दिए और उससे एक पर्ची ले लिया। ठीक है। जो बता रहा है कि हाँ 2 लाख रुपए अब मैंने उसके पास जमा किए, मतलब सबूत के तौर पे। नाउ दिस गाय विल इन्फॉर्म हिज पर्सन देयर कि भैया ये ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है। अब जैसे मैं कोलकाता जाता हूं, तो वो ट्रांजैक्ट करने के पहले ये पर्ची उसके बंदे को मैं दिखाऊंगा। उसके बंदे को इस पर्ची को दिखाऊंगा, तो उसके बदले में वो बंदा मुझे वहां पर पैसे दे देगा। बात को समझ रहे हो कितना झमेला हुआ करता था उस जमाने में? आपके पास फैसिलिटीज नहीं थे, टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था। तो एज अ रिजल्ट, और एटीएम कार्ड वगैरह तब कहां थे? तब तो नहीं थे ना। तो ये पैसे जेब में ले जाने का रिस्क अगर मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे लोगों का सहारा लेना पड़ता था। तो मैं इसके पास पैसे जमा करता था, वहां जाता था, वहां से उसको एनकैश करता था, फिर सामान खरीदता था। दिस इज वॉट यूज टू हैपन। ठीक है। वो जो डॉक्यूमेंट जो है, इसी को कहते हैं हुंडी। ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहा जाता था हुंडी ट्रांजैक्शंस। ठीक है। लेकिन ये हुंडी ट्रांजैक्शन आने के बाद खुद ही एक बार सोच के देखो यार, हम इंडिया में रहते हैं, मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अगर ऐसा है, देन इन दैट केस प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो पैसे वो जिसको मैंने दिए थे, ये बंदा मुकर गया तो। अरे यार सोच के देखो, मैं कोलकाता गया, उसको जाके दिखाया पर्चा, ये लो 2 लाख रुपए दो। वो बोला कौन है तू? बोला अरे भाई, वो महाराष्ट्र में मैंने पैसे दिए थे 2 लाख रुपए, ये पर्चा है देखो, आप पैसे दो मुझे। बोला मैं नहीं जानता किसको दिए थे, मेरे को नहीं मालूम। क्या करेंगे, वापस आएंगे? ए भाई वो मना कर रहा है पैसे देने को। ये भी बोल रहा है कौन है तू, मैं जानता हूं तुझे। समझ रहे हो बात को? तो पैसों को लेके ये सब झमेले तो होने ही होने। ओके। सो पीपल स्टार्टेड फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। बिजनेस में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। एंड हुंडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया था जो कि रिक्वायरमेंट की वजह से मार्केट में चलता था, लेकिन उसके पीछे कोई रेगुलेशंस नहीं थे, कोई कानून कायदे नहीं थे, जिसकी वजह से आप आज भी देखोगे हुंडी ट्रांजैक्शंस आज भी होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, हुंडी ट्रांजैक्शंस आज भी होते हैं। ठीक है। लेकिन इट्स इलीगल, माना नहीं जाता, उसको लीगल स्टेटस नहीं है। ठीक है। हुंडी ट्रांजैक्शन करोगे तो जैसे आप लोग पढ़ोगे इनकम टैक्स में, अगर हुंडी के बारे में कुछ पता चला तो पूरा जब्त कर लिया जाता है, पूरा इनकम मान लिया जाता है, बहुत कुछ झमेले। ठीक है। हुंडी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। गेटिंग मी? सो ऐसे चीजों को खत्म करना, ये क्या होता था कि जेन्युइन जो बिजनेसमैन होते थे, दे यूज्ड टू सफर बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो उसी की वजह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ने जन्म लेके ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिनको लीगल स्टेटस दिया कि भाई यहां पर अगर किसी ने कोई गड़बड़ घोटाला किया तो यू विल हैव लीगल पावर्स अगेंस्ट इट। समझ में आया? यस, आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन हाँ, आज के जमाने में जरा सोच के देखो यार,
ये सब चीजों का आज के जमाने में चेक ही कितना यूज होता है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, फ्रैंकली मैं अपनी अगर बात करूं, तो मेरा चेकबुक कहां पड़ा है मुझे याद भी नहीं है। फ्रैंकली आई डोंट रिमेम्बर। यार डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जमाना आ गया है, तो मैं सीधा कार्ड कैरी करता हूं अपने साथ। किसी को पेमेंट करना है सीधा कार्ड से पेमेंट करता हूं। या आजकल तो वो भी नहीं, आजकल वो भी नहीं, आजकल सीधा यूपीआई पेमेंट, खत्म। कन्वीनियंस है भाई, क्या टेंशन है। जो मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, मुझे कहीं से भी कुछ भी खरीदना है, अगर बाहर से भी खरीदना है तो भी, जैसे मान के चलो मुझे किसी फॉरेन ऑथर का बुक मंगवाना है, ठीक है, बढ़िया, गया मैं अमेजोन में गया, वहां से खरीद लिया, यस क्यूआर स्कैन, बिल्कुल सीधा वहां से पेमेंट कर दिया। आज के जमाने ये सब झमेला है ही नहीं, है ना। सिक्योरिटी भी है, ये भी है, वो भी है, लीगल स्टेटस है, सब कुछ है। तो आज के जमाने में ये तीन चीजें यूज नहीं होते। यू विल नॉट फाइंड दैट एनीवन इज यूजिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या इवन चेक। चेक होता है, मैं मानता हूं, चेक आज भी चलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो गया है, बंद नहीं हुआ। सिमिलरली ये दोनों भी एकदम बंद नहीं हुए, लेकिन यूज कम होता जा रहा है। पहले से तो यूज कम हुआ है ही, और धीरे 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 और कम होता जाएगा। एक जमाना शायद हम ऐसा देखने वाले आने वाले दिनों में, जब शायद ये तीनों हमें दिखे ही नहीं, उसकी जगह ये सब आ जाएंगे, ठीक है। सो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम लोगों ने ये सब चीजों की जगह इनकी अकाउंटिंग सीखनी चाहिए। दिस शुड बी इन आवर सिलेबस। क्योंकि आपको अगर मैं एकदम से पूछूं कि डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ, रिसिप्ट हुआ, या यूपीआई से पेमेंट हुआ, रिसीव हुआ, उसका जर्नल एंट्री क्या है, तो एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है सब चीज। तो ये फ्यूचर है, दिस इज व्हाट शुड बी सीन। बट ठीक है, अब हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, जो है उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। खैर इट डिपेंड्स, मतलब इफ यू कांट पे इन दैट मैनर, यू हैव अदर मैनर्स, देयर आर अदर चीजें। मतलब ऐसा नहीं है कि यू ओनली हैव वन ऑप्शन टुडे, ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी चीज के लिए लिमिट है, जैसे यू मस्ट बी लुकिंग एट द नेट बैंकिंग ऑप्शंस। सो आप नेट बैंकिंग में यू हैव NEFT फैसिलिटी, यू हैव RTGS, यू हैव सो मेनी डिफरेंट फैसिलिटीज अवेलेबल, है ना। तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट विद इन टेकिंग लॉन्ग टाइम, आपके पास बहुत सारे फैसिलिटीज आज के डेट में आ चुके हैं, ठीक है, और ये सेफ फैसिलिटीज भी आ चुके हैं, ठीक है। सो एक ही ऑप्शन नहीं है, वी आर डिफरेंट ऑप्शंस। चलो खैर, अभी उस पे नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो भैया ये है। तो अब हम लोग चेक भी नहीं देख रहे, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये दोनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर लेकिन हमारे चैप्टर का नाम तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। यस, चैप्टर का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन हम लोग प्रॉमिसरी नोट भी इसी में पढ़ने वाले। हम लोग इन दोनों को एक ही जैसा ट्रीट करेंगे फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस both these instruments are treated in the same manner, एक समान माना जाएगा। अरे होने दो भाई, लिमिट होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल लिमिट होने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन वी हैव अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है, अपने पास दूसरे ऑप्शंस भी है। देखो ये एक पे क्यों रुक रहे हो आप, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। वॉलेट पे भी आ जाता है, अगर आपने केवाईसी रिक्वायरमेंट नहीं करवाया तो फिर उसमें भी एक लिमिट होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5K का लिमिट होता है, ऐसा कुछ तो भी होता है शायद से, ऐसा समथिंग, आई डोंट नो, व्हाटएवर। लेकिन ऐसे कुछ अलग 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 रहेंगे, रिस्ट्रिक्शंस तो रखेंगे, सभी जगह पे अलग अलग रखेंगे। बट इफ वन रास्ता इज बंद, तो फिर यू विल हैव अदर वेज। दिस इज व्हाट हैपेंस यार, ठीक है। चलो अब वो उस पे मत जाओ, अभी वापस आओ, यूपीआई वगैरह से वापस आओ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो बेसिकली यहां हम जिन चीज की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सबसे पहली बात, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन में तो आज भी कोई टेंशन नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इमीडिएट सेटलमेंट कैश में ना हो सके तो कम से कम बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट पे सेटल हो, तो कैसे होता है, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ अकाउंटिंग दैट वी आर गोना लर्न, ठीक है। आज मैं आपको सिर्फ ये दोनों में एक छोटा सा फर्क बता देता हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट दोनों में क्या होता है, ठीक है। सो बात को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक चीज बता देता हूं कि देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ बिल, वन इज कॉल्ड एज अ ट्रेड बिल, अनदर इज कॉल्ड एज एन अकोमोडेशन बिल। नाम देख के ज्यादा घबराने का नहीं,
नाम देख के टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। क्या होता है, देखो भैया, मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं जिसका जन्म हुआ है बिकॉज ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ ट्रेड। देयर वाज अ ट्रेड, और वो ट्रेड को सेटल करने के लिए मैंने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड बिल। मैं इसी के बाजू में लिख के रख रहा हूं, दिस इज अ जेन्युइन बिल जो बना था उस पर्पस के लिए। दूसरा एक और नाम दिख रहा है आपको, है ना, ये हम इंडियन इंटेलिजेंस ने बनाया हुआ है। क्या हो गया? ये अचानक से बंद होते रहते कुछ कुछ चीजें। चलो, कहां गया? खैर छोड़ो, उसको देखते हैं हम लोग बाद में। हाँ, ये आ गया। अच्छा डेविड, छोड़ो उसको। मैं ये कह रहा था कि अकोमोडेशन बिल, तो अकोमोडेशन बिल हमारे इंडियन इंटेलिजेंस के दिमाग की वजह से आया है। मतलब कैसा होता है कि हमारे लिए अगर कोई कानून बनता है, कानून बनाते वक्त सरकार का इंटेंशन कुछ होता है कि ऐसा भला होगा, ये होगा, वो होगा, इस इंटेंशन से हम ये कानून बनाएंगे। लेकिन वे इंडियन इंटेलिजेंस उस कानून को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। उस कानून को हम हमारे फायदे के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। So this is what happened in bills of exchange transactions also, and people started using, rather creating something called as an accommodation bill, ठीक है। तो देखो, मैंने ट्रेड बिल के बाजू में लिखा था जेन्युइन, ठीक है। मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं वहां तक, अगर नहीं पहुंच पाता तो आप लोग लिख लो। ट्रेड बिल के बाजू में लिख लो जेन्युइन, और अकोमोडेशन बिल के बाजू में लिखो फेक। फेक, व्हाट डू यू मीन बाय इट? अकोमोडेशन बिल में देयर इज नो ट्रेड, मैं किसी ट्रेड के सेटलमेंट के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को नहीं बना रहा हूं, ठीक है सर। तो फिर क्यों बना रहा हूं? ये देखो, यहां मैं लिख के रखता हूं दिस इज जेन्युइन, और इसके बाजू में लिख के रखता हूं फेक। ओके, इसके बाजू में लिख के रख दिया मैंने फेक। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस जेन्युइन एंड फेक? मतलब अकोमोडेशन बिल में देयर इज नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ उस एक्ट का, इंस्ट्रूमेंट्स का फायदा उठाने के लिए मैंने इसको बनाया। मतलब क्या, देखो, ट्रेड बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं, सो देयर इज अ सेलर एंड देयर इज अ बायर। बिल्कुल एक ट्रेड हुआ है, ठीक है। ये भाई साहब ने इसको गुड्स बेचा और इससे पैसे रिसीवेबल है, अभी तक पैसे मिले नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप जूम आउट करके नीचे जाते हो तो जल्दी जाओगे। हाँ, बराबर बराबर। ये पता नहीं वो अचानक से आउट हो गया था तो क्यों ऐसा हुआ। हाँ, चलो। तो ये बायर से मुझे पैसे लेने हैं, किसको लेने? सेलर को लेने। सेलर को पैसे लेने हैं, बायर को पैसे देने। ये बात पहले क्लियर रखना है, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सारे जनों को, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में द इंस्ट्रूमेंट विल बी मेड बाय द सेलर, द इंस्ट्रूमेंट विल बी मेड बाय द सेलर। तो सेलर इज कॉल्ड हियर एज द ड्रॉअर। ये इंस्ट्रूमेंट को बनाएगा, ही ड्रॉज द बिल, ठीक है। और ये जो ड्रॉ करेगा, ये ड्रॉ किस पे करेगा? ये ड्रॉ करेगा बायर पे, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेगा जिसमें ही विल ऑर्डर द बायर दैट आफ्टर सो एंड सो टाइम। देखो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, बायर कुछ मोहलत ही मांग रहा है ना, महीने भर बाद आपको पैसे दे दूंगा भैया, ऐसा ही कह रहा है ना। तो हम यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिसमें यह बकायदा लिखा होगा कि भैया यू हैव टू पे मी दिस मच मनी आफ्टर 1 मंथ। तो ऐसा लिख के इससे साइन लिया जाएगा, ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ लिया जाएगा, ही हैज टू अप्रूव इट, ठीक है। तो ये जब यहां कर लिया जाता है तो बात को समझो, ये भी एक ट्रांजैक्शन था, लेकिन यहां पर यू वर अ प्लेन डेटर, लेकिन यहां पर यू बिकम अ ड्रॉअर एंड अ ड्रॉई। ड्रॉई, ठीक है। तो ये एक फर्क है, यू बिकम अ ड्रॉअर एंड ड्रॉई। ओके, तो अब ड्रॉई से पैसे लेने हैं, तो दिस इज अंडर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी अब यहां पर एक लीगल पावर आता है।
ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, चलो आज यहीं पे मुझे रोकना होगा, मेरा एक और क्लास है, सो आई हैव टू लीव हियर। ठीक है, मैं कल के क्लास के बारे में आपको इन्फॉर्म करता हूं, ये यहां से ही हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आई विल जस्ट स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू बैक फ्रॉम टुमारो। एक बार रिवाइज करके आना प्लीज। ओके ऑल ऑफ यू, चलो, यस बेटा, हैव अ नाइस डे टू यू टू, गुड बाय ऑल ऑफ यू।